जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सबको इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप लोग आज देख रहे हैं कि दो बायोलॉजी क्लास 12 के 2022 के जो बोर्ड एग्जाम के BSCB क्वेश्चन जो 2022 के हैं, टोटल 70 के 70 क्वेश्चन को आज हम लोग एक एक करके देखेंगे और उसके एक्सप्लेनेशन के साथ में इसमें एक एक क्वेश्चन जो 100% करेक्ट आंसर है उसको हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो चलिए, जैसा कि आप लोग एक लेक्चर 2023 वाले क्वेश्चन सभी आप लोग देख चुके हैं, आज हम लोग देखेंगे 2022 के क्वेश्चन। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, पूसा सुब्रा किसका किस्म है। तो पूसा सुब्रा आपके डायरेक्ट क्वेश्चन NCERT से पूछा हुआ है। इसका जो डायरेक्ट ये क्वेश्चन है, इसलिए इसका जो आंसर आप लोग ध्यान रखें, फूल गोभी। पूसा सुब्रा किसका किस्म है, तो फूल गोभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना निषेचन के पौधों के उत्पादन। ठीक है, बिना निषेचन के पौधों, अलैंगिक जनन में निषेचन क्रिया नहीं होती और अलैंगिक जनन के तो सभी भाग है, ग्राफ्टिंग, प्रत्यारोपण, कायिक प्रवर्धन। तो कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, इसके अंतर्गत बिना निषेचन के जो पौधे तैयार किए जाते हैं वो कौन सा है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, ट्राइटिकम एस्टिवम में गुणसूत्र की नहीं, हेक्साप्लोइडी है। ये कैसा है, तो हेक्साप्लोइडी है, यानी 6N गेहूं है उसमें होता है। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दें, देखिए इसमें जो 2N गुणसूत्र की संख्या होता है वो होता है 14, यानी कि N बराबर क्या हो जाएगा, 14/2 = 7। ये करा है 6N, तो क्या हो जाएगा 6 × 7 = 42। तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर 42। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, शरीर में ADA का उत्पादन। आपको ध्यान होगा ADA का जो उत्पादन हुआ है, एडिनोसिन डीएमिनेज। ये क्या कर रहा है, एडिनोसिन डीएमिनेज। एडिनोसिन डीएमिनेज जो बनता है हमारे शरीर में, सबसे पहले जीन थेरेपी जो 4 वर्षीय बच्ची पर इसका उपयोग किया गया था उसको सुधारने में, ये उसमें कमी था और उसको बना कौन रहा था, तो लिम्फोसाइट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट। ब्लड प्लाज्मा में नहीं, लिम्फोसाइट के अंतर्गत ये बनाया जाता है। ऑस्टियोसाइट्स जो बोन मैरो के अंतर्गत जो विशेष प्रकार की कोशिका होता है उसको कहते हैं। एरिथ्रोसाइट जो ब्लड को बनाता है, लेकिन लिम्फोसाइट्स जो होता है वो एडिनोसिन डीएमिनेज को बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। देखिए ये एक डिप्लोमेटिक क्वेश्चन पूछा है। डिप्लोमेटिक यानी कि इसमें 2 ऑप्शन करेक्ट हैं, किस रूप में है और क्यों एक को हम इसमें चूज करेंगे। एंटीट्रिप्सिन एक एंजाइम भी है, लेकिन ये वातस्फीति के इलाज में इसका उपयोग, जैसे वातस्फीति एम्फाइसीमा कहा जाता है। एम्फाइसीमा जो स्मोकिंग इत्यादि करते हैं, या उसके अंतर्गत हमारे जो फेफड़ा में, जो ये फेफड़ा यहाँ पर इसमें कठोर भाग हो जाता है, उसमें अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की कमी हो जाता है। तो एम्फाइसीमा रोग में एंटीट्रिप्सिन, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन के कमी होने के कारण, जो कि इसका उत्पादन लीवर करता है, लेकिन इसकी कमी हो जाए तो हमें जो स्मोकिंग नहीं भी करता है, नॉन स्मोकर भी होते हैं, उनको भी ये एम्फाइसीमा रोग हो जाता है। तो उसके उपचार में अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन का उपयोग करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे हम लोग करेंगे, डी ऑप्शन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 6 नंबर, हाइब्रिडोमा किसके लिए कार्यरत है। देखिए बहुत डायरेक्ट ये क्वेश्चन बच्चों पूछा गया है। आप इसका इंग्लिश को देखें, यहाँ पर हाइब्रिडोमा आर एम्प्लॉयड फॉर सिंथेसिस ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। आप जहाँ पे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी पढ़े हुए हैं उस भाग को जरूर, अगर आप इंग्लिश में थोड़ा सा पढ़ेंगे तो डायरेक्ट इसका आंसर ध्यान आ जाएगा कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी किस तकनीक से बनाया जाता है, तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। करेक्ट आंसर, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाने में किसका उपयोग करते हैं, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा मीथेन उत्सर्जन। देखिए मीथेन का जो उत्पादन होता है जब गोबर गैस में भी होता है, जहाँ पे धान जो पुआल वगैरह जहाँ पे सड़ने लगते हैं वहाँ भी होगा। पशु जो उनके उपापचय क्रिया होगा उससे, दीमक के भी उपापचय क्रिया से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
8 नंबर, न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित किया जाता है? देखिए, खंडित किया यानी कि उसको काटने का कार्य, और काटने का कार्य करता है जैविक कैंची, बायोलॉजिकल सीजर। और बायोलॉजिकल सीजर किसको हम कहते हैं? तो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज। इंडोन्यूक्लिएज पूरा नाम नहीं दिया है। देखिए, पॉलीमरेज नहीं करेगा, प्रोटीएजेज तो प्रोटीन के लिए जिम्मेदार है, लाइगेज डीएनए के खंडों को जोड़ने का कार्य करता है, न्यूक्लिएज, न्यूक्लिएज यानी रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज। ये किसकी बात कर रहे हैं? रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज। तो पूरा नाम नहीं दिया है, फिर भी न्यूक्लिएज किसको काट, न्यूक्लिक अम्ल के यानी डीएनए को काटने का कार्य करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, मनुष्य के हाथ, जो मनुष्य के हाथ है, चमगादड़ के पंख जिससे वो उड़ता है, और यहाँ पे वेल के फ्लिपर्स। वेल के फ्लिपर्स कौन से हैं? जो इस प्रकार से, जो ये वाला जो भाग होता है फ्लिपर्स, ये किस रूप में उपयोग होते हैं? तो तैरने में। लेकिन सबका कार्य अलग है, लेकिन ओरिजिन जो है एक ही है। उसमें आप देखेंगे टिबिया फिबुला, रेडियस अल्ना की तरह उसमें भी हड्डियां होती हैं, चमगादड़ के भी उसमें होता है। तो इसलिए जो है चमगादड़ के पंख, वेल के फ्लिपर्स और हाथ जो होते हैं, जिनका कार्य अलग अलग है लेकिन उत्पत्ति समान है, तो ऐसे अंग को कहते हैं समजात अंग, यानी होमोलॉगस ऑर्गेन, होमोलॉगस ऑर्गेन। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर, पीसीआर तकनीक के दौरान एसएस सिंगल स्ट्रैंडेड, ये एसएस यहाँ पे किसको कहा जा रहा है? तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को। तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से प्राइमर्स को जोड़ने, देखिए पीसीआर तकनीक में 3 स्टेज होते हैं। एक होता है डीनेचुरेशन, दूसरा होता है एनेलिंग, और तीसरा होता है एक्सटेंशन। तो डीनेचुरेशन में हम उसको 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको हम गर्म करते हैं, और वो डीक्वाइलिंग होने लगता है, यानी कि डीएनए के खंड अलग अलग होने लगते हैं। डीएनए जो होता है, जो उसका एक में उलझे होते हैं, वो अनक्वाइल्ड होने लगते हैं। एनेलिंग में क्या होता है कि एनेलिंग प्रोसेस में हम लोग, जैसे ये डीएनए जब अलग हो गया तो इस पर प्रत्येक स्ट्रैंड पर प्राइमर्स यहाँ पर आकर जुड़ता है, और एक्सटेंशन में फिर इसका संश्लेषण करता है। तो प्राइमर्स किस अवस्था में जुड़ता है? तो एनेलिंग, जैसे बी ऑप्शन यहाँ पे देखे तापानुशीतन, लेकिन आप लोग इसका इंग्लिश पढ़कर आसानी से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है 11 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा IRIT क्या है? IRIT देखिए RDT है बच्चों, यहाँ पर है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में साधन नहीं है, यानी कि नहीं कब पूछ रहे बाबू, संवाहक यानी वेक्टर का तो उपयोग किया ही जाता है, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज का भी उपयोग करते हैं, पॉलीमरेज एंजाइम का भी किया जाता है, इंट्रॉन का नहीं किया जाता। इंट्रॉन क्या होता है? आपको ध्यान होगा कि अगर ये वांछित डीएनए अगर जो हमें लेना होता है, वांछित डीएनए जो होता है उसमें जो कोडिंग रीजन होता है, उसमें जो कोडिंग रीजन होता है, ये कोडिंग रीजन है, इसको कहते हैं एक्सॉन। और जो नॉन कोडिंग उसको कहते हैं इंट्रॉन। तो जो प्रतिबंधन एंजाइम के, जब हम रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज से हम वांछित डीएनए को लेते हैं तो ये कोडिंग रीजन यानी एक्सॉन पार्ट को लेते हैं, इंट्रॉन पार्ट को नहीं लेते हैं। तो इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा इंट्रॉन, कि इंट्रॉन का हम उपयोग नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों, टैग पॉलीमरेज एंजाइम किससे प्राप्त होता है? तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, टैग पॉलीमरेज एंजाइम थर्मस इक्विटिकस से। किससे किया जाता है? थर्मस इक्विटिकस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 13 नंबर, विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो वो होता है बच्चों 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को। 7 जुलाई आप लोग जानते होंगे वर्ल्ड चॉकलेट डे के रूप में इसको कर दिया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 7 अप्रैल। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 14 नंबर,
एमनियोसिंथेसिस, देखिए एमनियोसिंथेसिस में द्वारा हम किसका विश्लेषण करते हैं, एमनियोन का, प्रोटीन के अमीनो अम्ल, एमनियोटिक द्रव। देखिए एमनियोटिक द्रव को ही हम लोग लेते हैं, एमनियोटिक द्रव आप लोग देखेंगे नोट्स में ये डायरेक्ट ये पूछा गया है, एमनियोटिक द्रव, एमनियोटिक फ्लूइड। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है, नेक्स्ट जो प्रश्न है 15, एजोला सहजीवी संबंध। एजोला क्या करता है, देखिए एजोला जो है किसके साथ सहजीवी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है। तो एजोला जो होता है ये भी आपके डायरेक्ट नोट्स में मिलेंगे। एजोला जो होता है एनाबिना, एजोला एनाबिना सहजीवी संबंध के एक कॉम्बिनेशन बनता है, और ये जो होता है एनाबिना से सहजीवी संबंध बनाकर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की क्रिया करता है। तो कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर, बी। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 16 नंबर, टैपिटम कोशिका। देखिए टैपिटम कोशिका जो होता है, टैपिटम आप लोग अगर माइक्रोस्पोरेंजियम का फिगर बनाए होंगे तो ये एपिडर्मिस, फिर इंडोथेसियम, मिडिल लेयर, और ये यहाँ पर होगा जो छोटे छोटे इस रूप में जो भाग होता है ये होता है टैपिटम। तो इसमें माइटोसिस यानी अंदर में माइटोसिस होता है, तो इसको कहते हैं इंडोमाइटोसिस। इंडोमाइटोसिस, इंडोमाइटोसिस, समसूत्री विभाजन, माइटोसिस तो होता है लेकिन अर्धसूत्री, एंडोमाइटोसिस। देखिए इंडोमाइटोसिस, इसमें बहुत सारे केंद्रक इंडोमाइटोसिस से बनने लगते हैं, तो ये हो जाता है बहुगुणिता। एंडोमाइटोसिस, एंडोमाइटोसिस जो भाग हो गया ये हो जाता है एजोला। अभी हम लोग क्वेश्चन करें टैपिटल वाला क्वेश्चन, एंडोमाइटोसिस कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन था टैपिटल कोशिका 16 नंबर। तो टैपिटल में क्या होता है बाबू, एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता, एंडोमाइटोसिस एंड पॉलीप्लॉइडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है। मेगास्पोर, मदर सेल से मेगास्पोर बनेगा, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। मेगास्पोर मदर सेल से क्या बनेगा, मेगास्पोर यानी गुरु बीजाणु। 18 नंबर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर, मादा जंतु किसमें, मध चक्र। देखिए हिंदी में यहाँ पे अगर कंफ्यूजन हो तो तुरंत उसको इंग्लिश में देखें, मध चक्र यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है ओस्ट्रस साइकिल। देखिए ओस्ट्रस साइकिल किसमें नहीं होता है, ओस्ट्रस साइकिल किसमें पाया जाता है, तो नॉन प्राइमेट्स में, नॉन प्राइमेट्स। और नॉन प्राइमेट्स कौन है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये सब क्या है नॉन प्राइमेट्स। तो इसमें कौन हो जाएगा करेक्ट आंसर, गाय, गाय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 19, मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण। देखिए ये भी एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक्रोसोम कौन बनाता है, तो गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी होगा बच्चों की, गोल्जी बॉडी ही इसको एक्रोसोम का निर्माण करता है। ये लेकिन काम कैसा करता है, तो लाइसोसोम के जैसा, क्योंकि एक्रोसोम जो अंडाणु के जो बाहरी जो झिल्ली है वहां पर कुछ एंजाइम का, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का स्त्रावण करता है, तो कार्य किया तो लाइसोसोम के जैसा। लेकिन आप जानते हैं कि लाइसोसोम को भी कौन बनाता है, तो गोल्जी बॉडी। उसी प्रकार से एक्रोसोम को कौन बनाया, तो गोल्जी बॉडी, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 20 नंबर, मनुष्य में अपरा का निर्माण, मनुष्य में प्लासेंटा, प्लासेंटा का निर्माण होता है एमनियोन द्वारा, एलेंटोस कोरियोन। देखिए आप लोग 2023 के क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि कोरियोनिक प्लासेंटा किस में पाया जाता है, तो कोरियोनिक प्लासेंटा मनुष्य में, चूहा में पाया जाता है, तो इसमें कोरियोनिक प्लासेंटा कोरियोन से बनता है, प्लासेंटा का निर्माण होता है कोरियोन द्वारा, कोरियोन। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है, नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग देखें 21, पुष्पी पौधों में नर युग्मक का निर्माण। देखो बाबू मेल गैमिट कह रहा है, यहाँ पर अगर थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो आपका यह क्वेश्चन एंजियोस्पर्मिक मेल गैमिट, मेल गैमिट जो बनता है वो देखिए जब इसमें दो पहले माइटोसिस को जो तो जेनरेटिव, एक होता है वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल, दो अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं जो कि हैप्लॉइड कोशिका ही होती है। एक होता है वेजिटेटिव सेल
और दूसरा होता है जेनरेटिव सेल। इस जेनरेटिव सेल में ही विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन ही होगा, क्योंकि ये खुद ही पहले जेनरेटिव सेल जो होता है हैप्लोइड ही होता है। जब इसमें विभाजन होता है तो 2 मेल गैमीट का निर्माण होता है। पोलन ट्यूब के अंतर्गत ये जो 2 मेल गैमीट जाते हैं वो किससे बनते हैं ये पूछा गया है। अगर ध्यान नहीं देंगे तो क्वेश्चन बाबू गलत हो जाएगा। मेल गैमीट, 2 मेल गैमीट, आपको ध्यान होगा कि पोलन ट्यूब में जो पहुंचने के बाद कौन सा कोशिका पहुंचता है और उसमें डिवीजन होता है तो वहां पर 2 मेल गैमीट बनते हैं। तो 2 मेल गैमीट किसमें से बनता है तो जेनरेटिव सेल से। न कि हो सकता है कि आप लोग का ध्यान लघु बीजाणु चाहे इस पर गया हो, लघु बीजाणु मातृ कोशिका, तो लघु बीजाणु मातृ कोशिका नहीं होगा बच्चों, ये कौन सा होगा जेनरेटिव सेल होगा, क्योंकि 2 प्रकार की कोशिकाएं बने अर्धसूत्री से, तो वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल आगे वो नष्ट हो जाता है, जेनरेटिव सेल ही आके 2 मेल गैमीट का निर्माण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, विहित में कौन सा गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है। देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट। कौन सा हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट जाकर स्थापित होगा और जब स्थापित हो जाएगा स्तर में तो वहां पे गैस्ट्रुलेशन फेज की शुरुआत हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 23, मानव भ्रूण संरक्षित रहता है। मानव भ्रूण किसमें संरक्षित रहता है तो देखिए एमनियोटिक गुहा, किसमें ये संरक्षित रहता है एमनियोटिक गुहा में। जो एमनियोटिक आप लोग जानते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड इत्यादि का बार बार नाम लिया गया है, तो एमनियोटिक फ्लूइड किसमें होता है एमनियोन में, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एमनियोटिक गुहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 24, मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है। देखिए बच्चों यहाँ पर 2 ऑप्शन एक प्रारूप में सही है। एक है कार्बन डेंटिंग, कार्बन डेंटिंग के द्वारा भी हम किसी का आयु इत्यादि को ज्ञात करते हैं, लेकिन यहाँ पर दूसरा भी एक ऑप्शन है रेडियोधर्मी। कार्बन डेंटिंग भी, देखिए कार्बन डेंटिंग तो एक प्रोसेस हो गया, लेकिन कार्बन डेंटिंग और अन्य जो विधि हैं उसको भी शामिल किसके अंतर्गत किया गया है तो रेडियोधर्मी डेंटिंग के द्वारा, रेडियोधर्मी डेंटिंग के द्वारा। तो ये भी आपका यहाँ पे 2 ऑप्शन एक ग्रुप में करेक्ट है, एक कार्बन डेंटिंग और रेडियोधर्मी। तो यहाँ पर कार्बन डेंटिंग और रेडियोधर्मी, जब दोनों कार्बन डेंटिंग भी और रेडियोधर्मी के ही अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर माना जाएगा वो होगा रेडियोधर्मी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 25, डायनासोर है। डायनासोर तो आप लोग जानते हैं कि सरीसृप है और आज के डेट में ये विद्यमान भी नहीं है, तो यानी कि विलुप्त हो गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विलुप्त सरीसृप, विलुप्त सरीसृप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 26, सीनोजोइक युग। देखिए जब हम इस क्वेश्चन को, युग को 3 भाग में बांटा गया है, पैलियोजोइक, मीसोजोइक और सीनोजोइक। कौन कौन से भाग हैं पैलियोजोइक, मीसोजोइक और सीनोजोइक। पैलियोजोइक में जो प्रारंभिक जो जीव हैं, जो अविकसित जीव हैं वो हैं। मीसोजोइक में सरीसृप का पूर्ण विकास हुआ था और सीनोजोइक में जो आज के समय के जो वर्तमान स्तनधारी हैं वो विद्यमान हैं और आधुनिक वनस्पतियों का काल यानी फ्लोरा का जो ये काल है स्तनधारी। देखिए मैं 3 भाग नाम लिया था, पैलियोजोइक प्रारंभिक वाला कौन सा हो गया पैलियोजोइक जो कि प्रारंभिक जीव है, मीसोजोइक जो सरीसृप का विस्तार हुआ था मीसोजोइक, और जो वर्तमान समय के हैं वो हैं सीनोजोइक। कौन से हो गए सीनोजोइक, सीनोजोइक। तो करेक्ट आंसर इसमें स्तनधारी और वनस्पति। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 27, आरएनए से जो डीएनए बनता है, आरएनए से डीएनए बनने की क्रिया को आप लोग जानते हैं कि हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से जो डीएनए बनता है उसको कहते हैं कंपलमेंट्री डीएनए, सीडीएनए। सीडीएनए का मतलब कंपलमेंट्री, कंप्लीमेंट्री डीएनए, कंपलमेंट्री डीएनए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 29, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर के लिए आवश्यक कौन सा होगा। देखिए बाबू ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, टैग पॉलीमरेज,
टैग पॉलीमरेज जो इसके से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा थर्मस इक्विटिकस से प्राप्त किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 29 मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण। देखिए मात्रात्मक लक्षण के लिए कौन कौन होता है, एक त्वचा तो दिया ही है, यहाँ पर त्वचा का स्किन का कलर होता है, और होता है वेट यानी भार, यह भी मात्रात्मक लक्षण है। तीसरा एक हो जाता है जैसे बीपी ब्लड प्रेशर वाला भी एक मात्रात्मक लक्षण के क्वांटिटेटिव लक्षण के अंतर्गत आता है। हाइट भी आता है, ये सब जो है ये मात्रात्मक क्वांटिटेटिव लक्षण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्वचा का रंग। त्वचा का रंग मेलाटोनिन की मात्रा अगर ज़्यादा है तो तिल मस्से की संख्या ज़्यादा होगा और ज़्यादा डार्क कलर होगा। तो ये मात्रात्मक का एक उदाहरण है मात्रात्मक लक्षण के। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन, एक जीन के विभिन्न रूप को क्या कहते हैं, बहुविकल्पी युग्म विकल्पी। देखिए एक जीन के ही अलग अलग रूप हैं। जैसे अगर देखा जाए जीन एक लंबाई के लिए है तो कैपिटल टी लंबाई के लिए, स्मॉल टी बौनापन के लिए, और ये हो गया दोनों जो हैं एक होमोजाइगस एलील हैं। अगर इसी को कह दे कैपिटल टी और स्मॉल टी तो ये हो गया हाइड्रोजाइगस। तो जीन ही है, जीन यानी कि जो एक लक्षण को नियंत्रित कर रहा है, एक लक्षण के लिए जिम्मेदार है, और इसके अलग अलग जो विभिन्न रूप हैं वो कौन कौन से हो गए, देखिए लंबापन, बौनापन, और ये होमोजाइगस और ये हेट्रोजाइगस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा युग्म विकल्पी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 31, रेशम के धागे में। देखिए बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलती किए हैं। इसमें जो होता है फिब्रोइन होता है, कौन सा होता है, फिब्रोइन। ये फिब्रोइन इसमें 80% होता है, 80%। जो 20% होता है वो सेरोसिन होता है। कौन सा होता है, सेरोसिन। रेशम में जो प्रोटीन होता है, फाइब्रिनोजन भी एक प्रोटीन है, लेकिन वो उसके अंतर्गत जो सिल्क में नहीं, यहाँ पे आप देखेंगे तो सिल्क थ्रेड को पूछ रहा है। सिल्क थ्रेड में ये होता है फेब्रोइन। कौन सा होता है, फेब्रोइन। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 32, लाइसिन युक्त शक्ति। देखिए लाइसिन युक्त यहां पे पूछा है, लाइसिन युक्त कौन सा है, इसमें शक्ति है रतन। यहां पे ये मिस्टेक है, यहां पे रतन ये नाम है, रतन प्रोटीना किसकी किस्में हैं। तो देखिए शक्ति, किसान इत्यादि आप लोग नोट्स में लिखे हुए हैं। किसका ये किस्म है, मक्का का। चलिए ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन है बच्चों, ये मक्का का इसका है। 33 अगर क्वेश्चन देखा जाए 33, पेनिसिलियम उत्पादित करता है। तो पेनिसिलियम में देखिए पेनिसिलियम जो होता है वो कोनिडियोफोर बनाता है। इसमें अचल युग्मक जो स्पोर उत्पन्न होते हैं वो अचल होते हैं, वो चलने वाले नहीं होते हैं। तो अचल को एप्लैनोस्पोर कहते हैं, और एप्लैनोस्पोर में कोनिडियोफोर इत्यादि आता है। लेकिन यहाँ पर देखिए मीटोस्पोर यानी माइटोसिस क्रिया अगर होता है तो ये मीटोस्पोर एक अलैंगिक जनन के लिए ये जिम्मेदार हो जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये मीटोस्पोर बनता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बनता है, मियोस्पोर। अर्थात ए और बी दोनों होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा ए और सी दोनों। आप अलग से इसको ध्यान रखिएगा, ए सेक्सुअल में कौन बनता है, मीटोस्पोर, सेक्सुअल में कौन बनता है, मियोस्पोर। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाँ ये जूस्पोर नहीं बनाता है, प्लेनोस्पोर कोनिडियोफोर। यहाँ से क्वेश्चन आप लोग जो फर्स्ट चैप्टर जीव में जनन से यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन हुआ था, एक्सोजीनस, एंडोजीनस इत्यादि। जो कोनिडियोफोर बनता है वो एक्सोजीनस के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 34, निषेचन आंतरिक होता है। निषेचन अगर आंतरिक हो, यहाँ पर ध्यान दें, निषेचन किस में आंतरिक होता है। मछली में तो आंतरिक नहीं होता है, लेकिन एक ऐसी मछली शार्क मछली, इसमें जो इंटरनल
फर्टिलाइजेशन क्रिया होती है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? तो इंटरनल होता है। इसका कौन सा है? तो शार्क में। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 35 विभिन्नता का मुख्य स्रोत। देखिए विभिन्नता तो कई प्रोसेस में होते हैं, लेकिन जो मुख्य स्रोत जब यहाँ पे जैसे समसूत्री समसूत्री में तो होगा नहीं, अर्धसूत्री में थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है, लेकिन जो मुख्य स्रोत यहाँ पे कह दिया है तो मुख्य स्रोत के अंतर्गत हो जाता है उत्परिवर्तन। जो वेरिएशन जो होता है, जैसे म्यूटेशन में एकाएक परिवर्तन होता है, तो एकाएक परिवर्तन यानी कि अगली जो फिर अर्धसूत्री विभाजन होगा तो उसमें धीरे धीरे थोड़ा सा एक नई प्रजाति का निर्माण कर देगा, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है 36 कॉपर टी का कार्य क्या है? तो कॉपर टी का बच्चों कार्य है, कॉपर टी का जो कार्य है निषेचन को रोकना। ये आगे भी क्वेश्चन पूछ दिया गया है, स्टॉप ऑफ फर्टिलाइजेशन, निषेचन को रोकना। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 37 जननांग मस्सा। देखिए जननांग मस्सा जेनेटियल वार्ड्स जो होता है ये अलग भी क्वेश्चन, आगे भी ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन हो जाएगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। जो ये पेप्लियोमा किसमें होता है? पेपिलोमा विषाणु के द्वारा होता है, जो जनन अंगों पर मस्सा इत्यादि जैसा घाव बनने लगता है, जिसको कहते हैं जननांग मस्सा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 38 डीएनए पुनर्योजन यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं क्लोनिंग संवाहक निश्चित करते हैं, प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियेज इसका भी करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का भी जब डीएनए खंड को अलग करने के लिए करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है 39 अनुवांशिकी अभियांत्रिकी जीवाणु को किसके उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है? देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग में कह रहा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग बैक्टीरिया आर बीइंग एम्प्लॉयड फॉर प्रोडक्शन, किसके उत्पादन में, यानी कि अभियांत्रिकी में कौन जीवाणु का उपयोग करके उत्पादन किया जाता है? तो देखिए सबसे जो इसमें उपयोग के लिए है, आप लोग को ध्यान होगा आनुवांशिक तकनीक से जो बनाया जाता है वो है इंसुलिन। कौन सा हो जाएगा? इंसुलिन। जो मानव जो कृत्रिम रूप से जो इंसुलिन हार्मोन बनाए गए हैं उसका नाम क्या है? तो ह्यूमलिन। इंसुलिन को जो कृत्रिम ह्यूमन के लिए बनाया गया इसलिए इसका नाम पड़ा ह्यूमलिन। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 40 नंबर, कौन सा संवाहक डीएनए के छोटे खंडों को क्लोनिंग कर सकता है? देखिए सबसे बड़ा खंड का करता है याक, सबसे बड़े खंड को कौन करता है? याक करता है, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। उससे छोटा खंड को करता है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। उससे छोटे खंड को करता है कॉस्मिड जो कि प्लाज्मिड, और एक अन्य जो भाग जो जुड़ा होता है कॉस्मिक का उसके लिए उसको कहा जाता है कॉस्मिड। तो सबसे बड़ा हो गया ये एक नंबर पे सबसे बड़ा, इसके बाद ये वाला, उससे छोटा, आप लोग ध्यान दें, सबसे बड़ा हो गया याक का, उससे छोटा हो गया बैग का, उससे छोटा हो गया कॉस्मिड का, और जो सबसे छोटा हो गया वो हो गया प्लाज्मिड। अब ये नहीं यहाँ पे बता रहा है कि कितने छोटे, केवल कहा है छोटे, तो यहाँ पे एक क्रम ही दे दिया है। सबसे छोटे प्लाज्मिड, सबसे छोटे खंड को हम करते हैं प्लाज्मिड से, उससे बड़े खंड को कॉस्मिड से, उससे बड़े खंड को बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम से, और सबसे बड़े ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम से। चलिए नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है 41 निम्नलिखित में कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम ब्लंट सीरा। देखिए ब्लंट सीरा हम किसको कहेंगे, इसका यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को अलग भी यहाँ पे समझते हैं। जो ब्लंट सीरा है, ब्लंट सीरा और स्टिकी एंड किसको हम कहते हैं? देखिए अगर ये डीएनए है, अगर इसको ऐसे काटा जाए तो इसको कहते हैं स्टिकी एंड, इसको कहेंगे स्टिकी एंड। और यदि इसी अगर डीएनए को एक बराबर भाग से काटा जाए तो इसको कहते हैं ब्लंट एंड, इसको कहेंगे
ब्लंट इंड। तो ब्लंट इंड देखिए यहां पर इको R1, अगर देखिए यहां पे है इको RB, इको RB जो होता है ये ब्लंट इंड रूप में कट करता है। किस रूप में कट करता है? ब्लंट इंड। अब इसका जो कोड होता है जहां से ये कट करता है वो जो क्रम है ATC, यानी कि C है तो यहाँ पे G, T है तो A है तो T, T है तो फिर ATC। तो इसी भाग से इसको कट करता है इको। बाकी के जो हैं ये साल1, चाहे हिंड3, चाहे एक्सो जिसको हम जैंथोमोनास से प्राप्त करते हैं, ये तीनों जो है इस प्रकार से कट करते हैं। ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, ये अस्टिकी इंड करते हैं। लेकिन इको R5 ये रोमन अंक में है, RB इसको हम कहे अभी, लेकिन ये 5 है। इको R5 रोमन अंक में ये 5 अंक जो दिया गया है। तो ये जो हो गया ये ब्लंट इंड है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है, नेक्स्ट जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जैव विविधता स्वस्थाने संरक्षण का तरीका नहीं है? स्वस्थाने का तरीका नहीं है तो देखिए बच्चों यहाँ पे पवित्र उपवन तो स्वस्थाने है, सुरक्षित जैव मंडल भी है, अभयारण्य भी है, सेंचुरी नहीं है तो वनस्पति उद्यान बोटानिकल गार्डन जो है वो जैव विविधता स्वस्थाने का संरक्षण नहीं है बल्कि वो एक्सिटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 43, हुलाक गिब्बन जो है एक प्रजाति जो है ये आसाम में स्थित है और आसाम के कौन से नेशनल पार्क में? तो कांजीरंगा पक्षी अभ्यारण्य के अंतर्गत है। अब कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में दो सिंगों वाले जो गैंडा है उसमें भी कांजीरंगा में ही दो सिंगों वाले जो गैंडा है वो उपस्थित है। हुलाक गिब्बन भी जो है वो कहाँ पे है? कांजीरंगा जो कि आसाम में स्थित है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 44 एंटीलॉप। यहाँ पे क्वेश्चन है एंटीलॉप सेर्विकाप्रा। ये बाबू सेर्विकाप्रा जो एंटीलॉप किसको कहा गया है? तो काला हिरन। किसका नाम है? काला हिरन का। काला हिरन को ही ये नाम है एंटीलॉपा सेर्विकाप्रा। तो देखो बच्चों ये जो है एक बहुत कम ये रह गए हैं तो एक तरफ से संकटग्रस्त प्रजाति है लेकिन कुछ कम अब रह गए, इनको विलुप्त होने का खतरा बना रहता है। तो इसको किसके अंतर्गत रखा गया है? तो संकटग्रस्त प्रजाति के अंतर्गत काला हिरन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 45 जो हमारा प्रश्न है, रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध। देखिए रेड डाटा बुक में तो आपत्तिग्रस्त जीव होते ही हैं लेकिन यहाँ पे सभी ऑप्शन तो संकटग्रस्त भी उसी के अंतर्गत है, सुभेद भी है। तो इनमें से जो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि अगर ये केवल दिया रहता आप उसके अंतर्गत संकटग्रस्त जीव को भी रखते हैं, सुभेद को भी रखते हैं, जो वेल्नरेबल हो, इंडेंजर्ड हो, थ्रेटेंड हो, ये सभी उसमें उपस्थित हैं। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है 46 विश्व संरक्षण दिवस। विश्व संरक्षण दिवस जो है यहाँ पर कोई भी विश्व संरक्षण जो दिवस इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक क्वेश्चन इसमें डाउट पर ये क्वेश्चन था क्योंकि इसका कोई आंसर इसमें मैच नहीं कर रहा था। क्वेश्चन था 46 है ना बच्चों। चलिए देखिए 46 का जो क्वेश्चन है ये वास्तव में यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। 5 जून जो होता है वो विश्व पर्यावरण दिवस होता है। यहाँ पर कौन सा होता है? विश्व पर्यावरण। अगर इसमें आंसर एक इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसमें 5 जून जो होता है एक विश्व पर्यावरण दिवस है, लेकिन यह पूछ रहा है विश्व संरक्षण दिवस। तो विश्व संरक्षण दिवस इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। विश्व जो
ऐसे विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये होता है 28 जुलाई को। 28 जुलाई को ये मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून जो होता है विश्व संरक्षण दिवस मनाया जाता है 28 जुलाई को, और 5 जून मनाया जाता है विश्व पर्यावरण। ये आप क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, 28 जुलाई को कब मनाया जाता है, विश्व संरक्षण, वर्ल्ड कंजर्वेशन डे, और विश्व पर्यावरण जो दिवस होता है वो होता है 5 जून को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट 46 विश्व संरक्षण दिवस, रक्त में एंटीजन एंटीबॉडी का परस्पर क्रिया का अध्ययन। तो देखो बच्चों, एंटीजन और एंटीबॉडी का जो अध्ययन किया जाता है वो किसमें किया जाता है, तो सेरोलॉजी में। किसमें किया जाता है, सेरोलॉजी। हीमेटोलॉजी में हीमोग्लोबिन और रक्त संबंधित जो बीमारियां उसको अध्ययन किया जाता है। क्रायोलॉजिस्ट में तापमान, जो निम्न तापमान या तापमान के प्रभाव का जीवों पर क्या असर होता है उसको कहते हैं क्रायोबायोलॉजी। और एंजियोलॉजी वैस्कुलर सिस्टम का, यानी धमनी, सीरा इत्यादि में जो रक्त का प्रवाह हो रहा है उसका हम अध्ययन करते हैं। लेकिन ये कर रहे एंटीजन एंटीबॉडी का अध्ययन किसमें करते हैं, तो सेरोलॉजी में। चलिए नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है 48, कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी। कुष्ठ रोग जो लेप्रोसी होता है वो किसके द्वारा होता है, तो वो होता है बाबू माइक्रोबैक्टीरियम के द्वारा। किसके द्वारा होता है, तो माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम के द्वारा, माइकोबैक्टीरियम। टीएमबी टोबैको मोजाइक वायरस है, साल्मोनेला टाइफी होता है, टाइफाइड, मोनोसिस्ट अलग है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है 49, निम्नलिखित में कौन सा विषाणु जनित रोग है, तो देखिए एड्स तो वायरस जनित है, लेकिन सिफाइलिस बैक्टीरिया जनित है। खसरा और रेबीज, जो खसरा है, जो मिसल्स हैं, ये वायरस जनित है, और रेबीज भी एक तरफ से, रेबीज भी वायरस जनित रोग है। टेटनस और टाइफाइड, आप जानते हैं कि टेटनस जो होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी से होता है, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफाइडिस से। काली खांसी जो होता है, उपिंग कफ जो होता है पास्चुरिया पेस्टिस, और क्षय रोग ट्यूबरकुलोसिस जो होता है माइकोबैक्टीरियम से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा खसरा तथा रेबीज। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 50 नंबर कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रकार का प्रमुख प्रदूषक है। तो बाबू कार्बन मोनोऑक्साइड तो वायु में रहेगा ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, निम्न में कौन सा जैव आवर्धन प्रदर्शित करता है। देखिए जैव आवर्धन यानी कि वो जीवों में अपघटित न हो रहा हो, तो जीवों में अपघटित जैव अनिम्नीकरण वाला जो भी होता है वो जैव आवर्धन, जैव आवर्धन यानी कि बायोमैग्निफिकेंट के रूप में उपयोग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा DDT भी और B भी। तो इस रूप में इसका जो करेक्ट आंसर दोनों, जबकि बायोमैग्निफिकेंस में आप लोग के एग्जाम्पल में हम DDT को किए हैं, और DDT तो शामिल होता है, पारा का भी जो होता है उसका भी अपघटन नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा C, A तथा B दोनों। चलिए नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है 52, रेडियोधर्मी प्रदूषक का सबसे प्रतिकूल प्रभाव। रेडियोधर्मी जो एक्सरे इत्यादि का जो प्रतिकूल प्रभाव होता है वो किस पर होता है, तो देखिए जीन उत्परिवर्तन पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीन उत्परिवर्तन। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 43, हेरोइन जो होता है डाई एसिटाइल मॉर्फिन होता है। क्या होता है, डाई एसिटाइल मॉर्फिन। हेरोइन क्या होता है, डाई एसिटाइल मॉर्फिन, डाई एसिटाइल मॉर्फिन। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है 44, डीऑक्सीराइबोज तथा राइबोज शर्करा एक ही वर्ग के हैं जिन्हें कहा जाता है। देखिए आप लोग केमिस्ट्री में भी इसको देखे हैं, चाहे ऐसे भी बायो में तो ये कई बार है, पेंटोज शुगर होता है C5H10O5। क्या होता है, पेंटोज शुगर, पेंटोज। चलिए नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है 55,
55 नंबर जो प्रश्न है, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था को किसके द्वारा, क्रिस्टलोग्राफी, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के, इसका ये डायरेक्ट ये क्वेश्चन का आंसर ध्यान रखिएगा कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा हम देखते हैं डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था, उसमें नाइट्रोजन सार के क्रम इत्यादि जो वाटसन तथा क्रिक ने जो अध्ययन किए थे वो किसके द्वारा किए थे, तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, (56) जब डीएनए के एक विलगन टुकड़े को देखिए ये पीसीआर तकनीक का एक भाग आ गया। आप लोग को ध्यान होगा कि 82 से 90 डिग्री पे रखा जाए तो उसका क्या होगा, डीनेचुरेशन, यानी कि उसका विकुंडलन होने लगता है। विकुंडलन का मतलब हो गया, विकुंडलन में कौन सी घटना होता है, अनक्वाइलिंग हो जाएगा, वो अगर उलझा है तो वो धीरे धीरे वो सुलझने लगेगा, और ये होता है इसका विकुंडलन का हो जाना। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी क्या है, इट अनक्वाइल्स, यानी जो उलझा हुआ इस रूप में है, जो ऐसे हैं वो डीएनए अलग अलग होकर तभी तो इस पर कार्य होगा एनेलिंग का। तो इसको हम पहले कहते हैं डी, यहाँ पर कह रहा है किप्ट 82 से 90 डिग्री सेल्सियस पर। चलिए नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, जब जायांग में स्त्री केसर, यानी कि स्त्री केसर किसको, गाइनोसियम, इट इज अटैच्ड, तो आप लोग को दूसरे जो चैप्टर है उसी में आप देखिएगा कार्पेल जो होता है वो जो कौन कौन से एक रूप में वो बने होते हैं, तो एक होता है एक अंडपी यानी मोनोकार्पी अकेले है, एक होता है बहुअंडपी यानी कि बहुत सारे उसमें कार्पेल हैं। लेकिन बहुत सारे कार्पेल तो हैं ठीक है, लेकिन ये आपस में जुड़े हुए हैं, तो जो जुड़ा होता है उसको कहते हैं बीयुक्ता, यानी कि जुड़ा हुआ है। तो बी युक्ता अंडपी यानी नहीं, बी युक्ता का मतलब ये जुड़ा हुआ नहीं है, एपोकार्पस ये कह रहा है। आप लोग सिनकार्पस किसके अंतर्गत है, युक्तांडपी, यानी कि ये जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ है तो इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, युक्तांडपी, सिनकार्पस, सिनकार्पस। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो कौन सा हो गया, युक्तांडपी, सिनकार्पस, यानी कि एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है 58 मनुष्य में दाद की बीमारी जानते हैं कि ट्राइकोडर्मा के द्वारा होता है। तो ट्राइकोडर्मा क्या, एक प्रकार का कवक है। ये दाद किसके द्वारा, दाद खाद खुजली किससे होता है, ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, नेक्स्ट जो प्रश्न है 59, एड्स विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ। एड्स विषाणु का जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो क्या होता है, तो बच्चों एक रिट्रोवायरस है और ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, एक कुंडलित आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 60 निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो देखिए बच्चों कई जगह पे अलग से क्वेश्चन ये है और कई लोग मिस्टेक भी किए हैं। इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण पूछ रहा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो वो है राइजोबियम, ए नंबर ऑप्शन राइजोबियम। स्यूडोमोनास कुछ लोग किए हैं, स्यूडोमोनास नहीं होगा, स्यूडोमोनास वो नाइट्रोजन आयन को, ये जैसे नाइट्रेट और नाइट्राइट को वो सीधे बदलता है N2 में, वायुमंडलीय नाइट्रोजन में वो बदलता है, तो वो होता है स्यूडोमोनास। नाइट्रोबैक्टर, स्यूडोमोनास ये सब वायुमंडलीय नाइट्रोजन में बदलते हैं। लेकिन नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या किया जाता है, जो अमोनिया है, वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है N2 को अमोनिया में NH3 में बदला जाता है, NH3 में, तो ये कौन करता है, राइजोबियम करता है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, यहां पर राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब हो गया कि जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसको किसमें चेंज किया गया, अमोनिया में, और ये कौन करता है, तो राइजोबियम। स्यूडोमोनास उल्टा प्रोसेस करता है, वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन में बदलता है और वो भी आयन को, जैसे नाइट्रेट इत्यादि आयन है उसको बदलता है। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है 61, फ्रैंकिया क्या है। तो फ्रैंकिया एक, देखिए फ्रैंकिया तो जीवाणु तो है, लेकिन ये करे ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, ये जीवाणुओं का समूह नहीं है, ये है जैव उर्वरक। साथ में यहाँ पे ये उर्वरक की भांति कार्य करता है, फर्टिलाइजर की भांति, इसलिए ये क्या है, ये जैव उर्वरक, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के दौरान इसका उपयोग होने लगता है, तो ये क्या है, जैव उर्वरक।
बायो फर्टिलाइजर। चलिए नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है 62, मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण। देखिए आप ये एक अगेव का फिगर आप लोग फर्स्ट चैप्टर के दौरान आप लोग को दिखाए थे। ये भी जो नारियल का जो ऊपर का जो भाग होता है उसके जैसा ये दिखाई देता है अगेव, और दूसरा होता है नागफनी। ये दोनों जो हैं ऑप्शन सही है मरुस्थलीय अनुकूलन के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, करेक्ट आंसर वो कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ए तथा बी दोनों, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, नेक्स्ट जो प्रश्न है 63, शैल क्रमक होता है यानी लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर पर कोई भी जीवन संभव नहीं है, यानी जीव रहित, लाइफलेस भी होता है और नग्न चट्टानीय प्रदेश भी होता है, दोनों ऑप्शन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा ए तथा बी दोनों, ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 64, इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन जो होता है, इमेस्कुलेशन में हम क्या करते हैं कि जो पौधे में जो बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं, यदि नर जननांग और मादा जननांग एक ही पुष्प में हो तो उसमें नर जननांग को काट कर हटाते हैं, जो कि एक किस प्रोसेस के अंतर्गत आता है, किसके लिए कराते हैं? तो हाइब्रिडाइजेशन, उसके लिए संकरण के दौरान इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संकरण। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न है 65, मिमिक्री। देखिए मिमिक्री हम किसको कहते हैं कि अगर दो जीव हैं एक ही कुल के नहीं हैं लेकिन उनका जो संरचना इत्यादि सब एक समान होता है। तो ये कई जगह ये क्वेश्चन गलत भी आंसर इसका आपके क्वेश्चन बैंक इत्यादि में अलग अलग दिया है, लेकिन जो दोनों का जो संरचना समान है और इसलिए ये दो चीज में काम करते हैं। एक प्रोटेक्शन में भी अपना उपयोग करते हैं मिमिक्री का, इसी को कहा जाता है बाबू मिमिक्री, यानी कि नकल करना, इसका नकल ये किया, इसका नकल ये किया है मिमिक्री में। तो प्रोटेक्शन और प्रिडेशन दोनों के लिए, शिकार के दौरान भी उसको भ्रमित करके उसको करने में करता है और प्रोटेक्शन में कहीं कहीं पे छिपने के लिए किया जाता है। तो छिपने वाला भी पॉइंट यहाँ पे आता है, लेकिन कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि हम सभी को ए और सी एक साथ जो ज्यादा मिल रहा है उसको हम लोग करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखते हैं प्रोटेक्शन के लिए भी, अपने संरक्षण के लिए भी करता है और प्रिडेशन के लिए, शिकार के लिए भी अपना उपयोग कर लेता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, और दोनों जो ऑप्शन सही हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर अब हो जाएगा डी, ए तथा सी दोनों। चलिए नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है 66, कवक मूल। देखिए कवक मूल की बात कर रहा है, कवक भी है और मूल भी है, यानी कि मूल यानी कि जड़, यह है कवक, माइकोराइजा के एक प्रारूप में एक हो जाए तो कवक तथा पौधे के जड़ों के बीच संबंध को सजीवी संबंध यह होता है कवक मूल। चलिए नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है 67, पारस्परिक आश्रय यानी म्यूचुअलिज्म अकर्स बिटवीन। तो म्यूचुअलिज्म किसके बीच होता है? तो तितली और फूल के बीच, तितली और फूल के बीच म्यूचुअलिज्म होता है। तितली क्या करते हैं, उसके फूल के जो नेक्टर होते हैं, जो रस होता है उसको लेते हैं और उनके पैरों और पंखों में उनके जो पराग कण हैं उनके परागण क्रिया में इसको मदद मिल जाता है। तो ये एक प्रकार से म्यूचुअलिज्म क्रिया हो गया। तो इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, नेक्स्ट जो प्रश्न है 68, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान यहाँ पे पॉइंट में है 5.6, 6, 7, 6.5। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, पीएच मान जो सबसे इसमें कम है 5.6 या 5.4 भी दिया होता है, यानी कि उससे नीचे की बात कर रहा है, इससे नीचे ही होता है। तो कौन सा हो जाएगा? 5.6। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, नेक्स्ट जो प्रश्न है फोटोकेमिकल स्मोक। देखिए बच्चों फोटोकेमिकल स्मोक के लिए यहाँ पर दो ऑप्शन सही हैं, लेकिन अब बिहार बोर्ड किस रूप में उसको कर रहा है? देखिए दो ऑप्शन सही हैं क्योंकि इसमें फोटोकेमिकल स्मोक किस रूप में होता है? प्राथमिक प्रदूषक, प्राथमिक प्रदूषक प्लस द्वितीयक प्रदूषक अल्ट्रावायलेट के उपस्थिति में ये हो जाता है क्या चीज? फोटोकेमिकल स्मोक, फोटोकेमिकल स्मॉग।
तो देखिए द्वितीयक प्रदूषक में आपका पैन भी आता है, ओजोन भी आता है, लेकिन प्राथमिक प्रदूषक में नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो जाते हैं, हाइड्रोकार्बन वोलेटाइल वाष्पशील जो VOC वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कोई ऑप्शन इसमें है नहीं। एक तो देखिए ओजोन है, यहाँ पे SO2 है, हाइड्रोकार्बन है, तो ये भी हो सकता है। लेकिन SO3 यहाँ पे दिया हुआ है, पैन, ये भी द्वितीयक प्रदूषक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड आपका प्राथमिक प्रदूषक हो गया। तो यहाँ पे दो ऑप्शन के रूप में हो रहा है B और D। लेकिन अब इसी में देखना है कि कौन सा, देखिए SO2 यहाँ पे नहीं, ज़्यादा बेहतर होता SO3 रहता तो इसको अभी हम लोग आगे अभी इस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे SO3 पैन नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये भी हो सकता है, और ओजोन का होना भी आवश्यक है, तो ये भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है, ये क्वेश्चन पे हम लोग ज्यादातर क्वेश्चन को ये वाला जो हम लोग आगे देख लेंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है 70 नंबर, कैपिसिटेशन क्या होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। कैपिसिटेशन क्या होता है कि जो मानव मादा जनन अंग में, जैसे मादा जनन मार्ग जो होता है, वहां पर जब अंडाणु के पास शुक्राणु इस रूप में पहुंचता है, तो इसको भेदने की जो क्रिया होती है, तो यहाँ पे इसका एक्रोसोम भाग जो हटता है, इसी को कहते हैं कैपिसिटेशन। कैपिसिटेशन, तो ये कैपिसिटेशन क्रिया जो होता है वो कहाँ पे होता है, तो मानव मादा जनन मार्ग में। तो बच्चों ये थे आप लोगों के टोटल 70 के 70 प्रश्न। एक जो फोटोकेमिकल स्मॉग जो है, यहाँ पे ऑप्शन जो दिया हुआ है वो एक डिप्लोमेटिक रूप में दिया हुआ है, इसलिए उसको अलग किया गया है। कहीं पे आपका क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर B भी सही था, और वहाँ पे आप जो SO2 क्योंकि SO2 जो होता है प्राथमिक प्रदूषक, वो जल्दी जहाँ पे ज्वालामुखी इत्यादि है वहाँ से SO2 प्राप्त होता है, और वो H2SO4 से कंबाइंड होगा। H2SO4 जो होगा वही फिर आगे चलकर वो एक SO3 का मुख्य स्रोत के रूप में बन जाएगा। इस प्रकार से वो भी एक ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसलिए उस क्वेश्चन को अभी आगे जब उस पर क्वेश्चन आएगा तो जरूर उसके ऑप्शन को अलग करके देगा। थैंक यू बच्चों। तो ये था आप लोगों के टोटल 70 के 70 क्वेश्चन, और जल्द ही हम 2021 के भी क्वेश्चन है साथ में लेकर आएंगे। थैंक यू बच्चों।